तो हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज जो हमारा ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है हमारा, हम उसके जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है वो हम आज करेंगे, ठीक है? और वही हम कंप्लीट करेंगे आज क्योंकि कम ही क्वेश्चंस है। तो बिना किसी टाइम गवाए हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस करना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको जब पढ़ाया गया होगा तो आप ये चीज़ समझते हो कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ही एक आँख को वो एबिलिटी देती है जिसकी वज़ह से वो दूर की चीज़ें भी देख पाती है और नज़दीक की चीज़ें भी देख पाती है। यानी इस सब में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? अकोमोडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर बनाता है? हमें तो पता है वो रेटिना पर। इसमें तो कोई गुंजाइश इसमें जो कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लीस्ट डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट के बारे में बात हो रही है। नियर पॉइंट हमने आपको चिल्ला-चिल्ला के बोला था 25 सेंटीमीटर होता है यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होती है? ये भी हमें पता है सिलियरी मसल्स की वजह से। ये जो हमारा लेंस होता है इसी के ऊपर होती है 2 में हमारी ये मसल्स उन्हीं को हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर यानी हमारा पावर जो है वो है -5.5 डायोप्टर। ठीक है? फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन किसके लिए? डिस्टेंट विजन के लिए। डिस्टेंट विजन के लिए। अच्छा, और कह रहा है और उसका नियर विजन करेक्ट करने के लिए हमें जो पावर है वो उसका +1.5 डी इस्तेमाल करना पड़ेगा किसके लिए? नियर विजन के लिए। हमें दोनों के केसेस में फोकल लेंथ बोलनी है, डिस्टेंट के केस में भी, नियर के केस में भी। एक चीज़ तो हम यहाँ पर जानते ही हैं कि पावर होता है 1/f जब f किस में होगा? मीटर में और पावर होता है 100/f जब हमारा f किस में होगा? सेंटीमीटर में। मैं यहाँ पर सेंटीमीटर वाली ही चीज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही निकालूँगा। तो पहले केस में हमारा क्या तामझाम हो जाएगा? हमें हो जाएगा या फिर पहले मैं जनरल फ़ॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे फ़ोकल लेंथ निकालनी है यहाँ से, तो इसको वहाँ ले लेंगे, तो पावर फ़ोकल लेंथ आ जाएगा 1 अपॉन पावर। इसी को मैं पहले केस में जब इस्तेमाल करूँगा डिस्टेंट विज़न के लिए, ठीक है? एफ आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय -5.5 ठीक है? ये जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 100 डिवाइडेड बाय -5.5 डिवाइडेड बाय या 5.5 नहीं लिखते हैं, हम 55 डिवाइडेड बाय 10 लिख लेते हैं, ये 10 ऊपर आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 1000 अपॉन 55 माइनस भी हम ऊपर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करने हमें मिलता है माइनस 18.2 सेंटीमीटर यानी ये हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पार्ट के लिए f इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.5 अगेन फिर से यही अगर कार्रवाई की जाए तो 1000 अपॉन 15 आएगा, जो कि हमें देखने को मिलता है 66.7 सेंटीमीटर। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मायोपिक आई यानी इसको कौन-सा डिफेक्ट है? मायोपिया। अब आपको पता है कि आपका जो फार पॉइंट है नॉर्मल आई के लिए वो कितना होता है? वो इन्फिनिटी होता है। सर हाँ, मैं तो क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत दूर तक देख सकता हूँ। बस फैसले गलत करता हूँ फिर भी, कोई बात नहीं। तो वो कितना आ गया है? वो मेरा 80 आ गया है। फार पॉइंट जो है मेरा वो 80 आ गया है। अब ह हमने आपको मायोपिया के लिए डायरेक्टली एक रिज़ल्ट लिखवाया था कि नहीं एफ इज़ इक्वल टू -x फोकल लेंथ होती है -x के भी बराबर। ये -x क्या होता है? जो आपका वो जो फार पॉइंट है वो जो कम हो गया है उसी के बराबर। अब हमें पावर के लिए फोकल लेंथ चाहिए, यहाँ पर हमें पूछ ही रहा है कि पावर बोलिए, तो पावर के लिए हम फोकल लेंथ ही निकालेंगे यानी डायरेक्टली मैं लिखूँगा एफ इज़ इक्वल टू -x के बदले 80 यानी फोकल लेंथ मेरी क्या हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम पावर निकाल के देखते हैं। पावर कितना आ जाएगा 100 अपॉन एफ। सर 100 ही क्यों आपने लिखा? आपने 1 अपॉन एफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे चुन्नू बेटे ये सेंटीमीटर में है। यानी 100 अपॉन एफ के बदले में क्या लिखूँगा? -80
ये आ जाएगा आपका -10 अपॉन, ये थोड़ा 16 सा लग रहा है इसीलिए मैं इसको इरेज़ कर दूँगा। ये आ जाएगा आपका -10 अपॉन 8, जो कि सॉल्व करने पर हमें मिलता है -1.25 डी। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव पावर आ गया, तो उसकी उसी के लिए ये कौन-सा लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, डायग्राम भी बनाइए, इसमें कह रहा है कि डायग्राम भी बनाया हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है? नियर पॉइंट, अब हमें पता है सर नियर पॉइंट तो हमने अभी-अभी देखा 25 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन इस आई का कितना है? क्योंकि डिफेक्टेड आई है, तो इसके लिए नियर पॉइंट है 1 मीटर, जो कि होता है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, पावर फिर से निकालनी है। अगर आपको याद होगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी हमने आपको फोकल लेंथ की फॉर्मूला दिखाई है, x डैश डी डिवाइडेड बाय x डैश माइनस डी। अब ये डी क्या है? सर डी है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट, और एक्स डैश क्या है? एक्स डैश है हाइपरमेट्रोपी आई का नियर पॉइंट। यानी कि इसमें हम वैल्यूज डालें अगर, ये आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, ये डी का वैल्यू है, ये एक्स डैश का वैल्यू है, ठीक है? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये 100 है, हाँ। ये आ जाएगा आपका 2500 डिवाइडेड बाय 75। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 33.3 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ तो चाहिए नहीं, हमें पावर चाहिए। पावर कितना आ जाएगा? सर पावर तो हमें ज़िंदगी में भी चाहिए। अरे बेटा, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स मत आप यहाँ सोचो। 100 अपॉन एफ, यानी 100 अपॉन 33.3 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका 3D। ठीक है, यानी 3 डायोप्टर। अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव पावर आया है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि हमने इसने कहा है कि डायग्राम भी बना के दिखाओ, हम इसको डायग्राम भी बना के दिखाएँगे। ये शायद हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि हमें आती नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं ये आँख बना लेता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से आप कंसीडर करो, ये आई है, ठीक है? अब मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ से, थोड़ा कलर चेंज करके। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ। ये मैं मान लेता हूँ अब, वापस से कलर चेंज करके, ये मैं मान लेता हूँ इसका नियर पॉइंट है, ठीक है? अब नॉर्मल आँख जब होती है तो उसमें केस में क्या होता है, जब जब डिफेक्ट नहीं होता है एक आँख में, उसमें क्या होता है सर, नियर पॉइंट से तो ये निकलती है, लेंस के थ्रू जाती है और फिर वो डायरेक्टली रेटिना पर आ जाती है, ठीक है? नॉर्मल केसेस में तो यही होता है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये हमारे पास नॉर्मल आँख नहीं है, इसमें ये डिफेक्टेड आई है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। ये थोड़ा इरेज़ कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने कॉपी किया, अब होगा क्या, इसका नियर पॉइंट तो ये नहीं है। इसीलिए जब नियर पॉइंट वाली इमेज जो जब ये कोशिश करेगा बनाने की, वो इसके रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के पीछे बनेगी। कुछ इस तरीके से हो जाएगा तामझाम। सर फिर रेटिना पर कौन-सी इमेज बनेगी? रेटिना पर आपकी बनेगी इमेज जो आपका डिफेक्टेड ये है, रुको मैं ब्लैक से ही लिख लेता हूँ पहले। जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका है नियर पॉइंट, लेकिन डिफेक्टेड आएगा। ये वाली लेंथ आपको पता है 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस आपको पता है अब इस केस में क्या है? इस केस में ये 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये वाली इमेज जो है ये डायरेक्टली बन जाएगी आपकी किस पर? ये डायरेक्टली आपकी रेटिना पर बन जाएगी। देखो किस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाली इमेज जो है, ये यहाँ पर रेटिना पर बन जाएगी। अब ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, हमें तो दिखाना है कि करेक्शन वाली चीज़ क्या होगी। अब देखो करेक्शन वाली चीज़ क्या होगी? हमें यहाँ पर एक लेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ पर सर? मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमें एक लेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
कौन से वाले लेंस को? सर कन्वेक्स लेंस हमने पीछे देखा उसको 3D पावर आया था वो कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर मैंने कन्वेक्स लेंस जो है ये यहाँ पर लगा दिया है। इसकी वजह से क्या होगा जो ये नियर पॉइंट पर बन रही थी चीज़, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज़ कर लेता हूँ। नियर पॉइंट की देखो, ये जो आपको फार पॉइंट वाला है, क्योंकि अब ये कन्वर्ज हो गया, देखो मैं इरेज़ कर लूँगा यहाँ से। फार पॉइंट से यहाँ से जो आ रही है, देखो रुको मैं वापस ले आता हूँ। हाँ, ये जो आ रही है यहाँ से, जब वो यहाँ से गुज़रेंगी ये वाली रेज़ जो है, ये वाली और ये वाली, जब ये यहाँ से गुज़रेंगी तो होगा क्या? ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएँगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएँगी, ठीक है? अब देखो, देखो हो क्या रहा है। नियर पॉइंट वाला इससे पहले मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है? इससे पहले मुझे नियर पॉइंट वाला नहीं दिख रहा था। अब जो ही यहाँ से रे निकलती, ये पीछे जाके मिलती कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर जब ये ऐसे निकलेगी, ये थोड़ी कन्वर्ज हो जाएगी, यानी ये इससे मिल जाएगी। अब देखना, यानी कि मैं इरेज़ ये कहाँ से करूँगा? ये मैं यहाँ से इरेज़ कर लूँगा और ये भी मैं यहाँ से इरेज़ कर लूँगा। सर ये क्यों आपने इरेज़ किया? मैं बताता हूँ मैंने क्यों इरेज़ किया। अब देखना, क्योंकि जो ही ये रेज़ यहाँ से निकली, यहाँ पर एक कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, जैसे ये फार पॉइंट से आ रही थी, इसके डिफेक्टेड फार पॉइंट से और वो जाके मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है? यानी कि कन्वेक्स लेंस लगाने से ये जो नियर पॉइंट से जो रेज़ आ रही थी, वो थोड़ी कन्वर्ज हो गई, यानी कि वो पीछे गिरने की बजाय वो यहाँ पर गिरेंगी अब, ठीक है? मेरे ख़्याल से ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। तो इसकी डायग्राम कैसी हो जाएगी फिर? कि डायग्राम कुछ मैं यहाँ पर थोड़ी साफ-सफाई कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से डायग्राम समझा पाऊँ। ये लेंस मुझे चाहिए। हाँ, तो कलर रेड से दिखा देंगे या हम ब्लू से ही दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से लाइन। तो यहाँ से जो यहाँ तक आ रही थी रेज़, ठीक है? यहाँ से जो यहाँ तक आ रही थी रेज़, ये यहाँ से जाते हुए अब कुछ ऐसा हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर कलर फिर से चेंज करूँगा, डार्क रेड कर लेते हैं और यहाँ पर लाइन भी है। ये ऐसा हमें लगेगा जैसे रेज़ यहाँ से आ रही है, ऐसा हमें लगेगा जैसा रेज़ यहाँ से आ रही है और यहाँ से जाने के बाद वापस से ब्लू करूँगा। ये मैं डिफरेंट कलर्स इसीलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ। ये कुछ यहाँ से फिर यहाँ पर मिल जाएँगी। ठीक है? ये हो जाएगी इसकी डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। नियर पॉइंट की इमेज जो है वो डायरेक्टली आ रही थी यहाँ पर। इसीलिए हमने जो ये नकली नियर पॉइंट था, इसकी वजह से जो रेज़ निकल रही थी वो बराबर रेटिना पर आ रही थी। असली नियर पॉइंट वाले से वो बाहर आ रही थी। इसीलिए हमने क्या किया, जब हमने कन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगाया, हमें ऐसा लग रहा है इसके बाद इसके बाद जब ये कन्वर्ज हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे हमें लग रहा होगा वो इसी नियर पॉइंट से आ रही होगी। हालाँकि आ कहाँ से रही है? असली नियर पॉइंट से। तो हमें असली नियर पॉइंट की इमेज जो है अब साफ दिखेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, नॉर्मल आई जो है कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर से कम की चीज़ें वो क्यों नहीं देख पाती है? अब देखो, क्योंकि एक ब्रैकेट होता है चीज़ों को दिखाने का सिलेरी मसल्स के पास, जैसे कि फार पॉइंट तो हम कितना भी देख सकते हैं, क्योंकि फार पॉइंट देखने में कोई भी परेशानी वाली बात हमें नहीं होती। अब नियर पॉइंट के वक़्त क्या होता है, क्योंकि नियर पॉइंट के वक़्त होता क्या है, फोकल लेंथ को एक सर्टेन लिमिट से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है? यानी सिलेरी मसल्स एक फोकल लेंथ को सर्टेन लिमिट से कम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम नियर पॉइंट उसके जब 25 या 24 से 23 पर अगर रख के होगा, वो हमें थोड़ा ब्लरी दिखता है, वो हमें साफ नहीं दिखता है, इसी की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द इमेज ऑफ इमेज डिस्टेंस? अच्छा देखो, ये मैं आई मान लेता हूँ, ये मेरी आई है। अब मुझे पता है इमेज डिस्टेंस मेरी हमेशा यही होगी, क्योंकि सर यहाँ से आती है और यहाँ पर बन जाती है, ठीक है? यहाँ पर बन जाती है इमेज, हर वक़्त इमेज डिस्टेंस
सेम ही होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी सर? ऑब्जेक्ट तो मैं कोई भी देख सकता हूँ। यहाँ वाला ऑब्जेक्ट भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ वाला भी देख सकता हूँ, यहाँ वाला भी देख सकता हूँ। ये मैं क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे सिलेरी मसल्स मदद कर रही है, अलग-अलग डिस्टेंसेस, अलग-अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाली चीज़ों को देखने की। क्या क्यों? वो अल्टर कर रही हैं फोकल लेंथ मेरे लेंस की। लेकिन वो ये क्यों कर रही है? ताकि मेरी इमेज डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहे। यानी कि इमेज डिस्टेंस सेम रहेगी, फिर चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो। वो कौन करता है? सिलेरी मसल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या कह रहा है? स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? अब होता क्या है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जब पढ़ाया जाता है आपको। मैं मान लेता हूँ कि एक स्टार है, इससे जब लाइट निकलती है और हमारे एटमॉस्फेयर में गुजरती है तो इसको रिफ्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, वहाँ पर बन जाता है बहुत सारे लाइट रीजन्स और डार्क रीजन्स, ठीक है? इसीलिए हमें जब कम लाइट वाला हिस्सा दिखता है, हमें लगता है कि डिम हो गया स्टार, और जब ज़्यादा वाला लाइट वाला दिखता है, हमें लगता है ब्राइट हो गया स्टार। इसी की वजह से क्या होती है? ट्विंकलिंग होती है। तो सर प्लैनेट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, प्लैनेट को अपनी लाइट नहीं होती है। उसके पास बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज़ ऑफ लाइट होते हैं, जो कि वो रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके हमें वो चमकता हुआ दिखता है। अब जब यूँ ही पॉइंट सोर्सेज़ रिफ्लेक्टेड लाइट वाले हिस्से क्या हो जाते हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में आते हैं, इनको भी रिफ्रैक्शन होती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इनको भी होती है। लेकिन होगा क्या, जब एक की वजह से डिम हो जाएगा, तो दूसरे पॉइंट सोर्स की वजह से वहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, जिसका नेट इफ़ेक्ट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी कि डिम भी हो रहा है, लाइट भी हो रहा है, लेकिन आपको दिखेगा इसकी लाइट तो कांस्टेंट है। इसी की वजह से प्लैनेट्स हमें लगता है कि ट्विंकल नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्यों डार्क दिखता है जब एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं? देखो, होता क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो स्काई है, वो हमें ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एटमॉस्फेयर में जब लाइट आती है तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हमें ब्लू स्काई देखने को मिलता है। लेकिन अब जब मैं एटमॉस्फेयर से बाहर ही हूँ, तो यहाँ पर तो कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इसकी वजह से मुझे जो यहाँ से देखने को मिलता है, यहाँ से मुझे डार्क एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, जिसका कोई कलर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है स्कैटर करने को लाइट। इसी के साथ आपका जो लाइट चक्र है वो सारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है? चलो, थैंक यू।